नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मंत्रालय जासूसी मामले में 5 और बड़ी गिरफ्तारियां, पूछताछ जारी। आम बजट समेत कई मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेज बरामद। आरबीआई गवर्नर का काले धन पर सख्त सजा पर जोर, कहा बनने चाहिए कारगर कानून, कर चोरी पर कड़े दंड की हिमायत। पाकिस्तानी बोट मामले में सामने आया नया वीडियो, बयान पर कायम कोस्ट गार्ड। वैशाली के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। सीपीआई नेता गोविंद पानसरे का मुंबई में निधन, सोमवार को कोल्हापुर में हुआ था जानलेवा हमला, कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। वेस्टइंडीज के आगे लड़खड़ाई पाकिस्तान की पारी, 1 रन पर गंवाए 4 विकेट, जीत के लिए 311 रनों का टारगेट। पेट्रोलियम मंत्रालय में जासूसी के मामले की जांच में कई बड़े खुलासे हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने बजट के कुछ हिस्सों के लीक होने की आशंका जताई है। पुलिस ने अदालत को बताया है कि कोयला और ऊर्जा मंत्रालय में भी जासूसी की जा रही थी। पुलिस ने शुक्रवार को 5 कॉर्पोरेट अफसरों समेत 7 लोगों को हिरासत में लिया। इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। इनके पास से कई मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े गोपनीय दस्तावेज लीक करने के मामले में शुक्रवार को 2 और गिरफ्तारियां हुई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 7 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 4 आरोपियों को 23 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया, जबकि 3 अन्य को 2 हफ्तों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया है। पुलिस ने गिरफ्तार लोगों से कई दस्तावेज भी बरामद किए हैं। चंद व्यक्ति इस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स को नाजायज तरीके से चोरी किया करते थे। चोरी करने के बाद वो उनको फॉर मनी सर्टन इंडिविजुअल्स को दिया करते थे। अब वो सर्टन इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट भी हैं और वो सर्टन इंडिविजुअल कई ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करते हैं। आरोपियों की पेशी से पहले उन्हें शास्त्री भवन स्थित पेट्रोलियम मंत्रालय ले जाया गया और सीन ऑफ क्राइम दोहराकर पुलिस ने महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने की कोशिश की। क्राइम ब्रांच ने गुरुवार को इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से 2 लोग पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारी हैं, जबकि 2 अन्य गिरफ्तार लोग पेट्रोलियम और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी निजी कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। Independent inquiry is going on. Let it complete fast. Everything will come out. उधर जानकारों का मानना है कि कई निजी कंपनियां जानकारियां हासिल करने के लिए बिचौलियों की मदद लेती रही हैं। बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत सालों से हो रहा है। एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में नहीं है, सारे गवर्नमेंट में हो रहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, उन्होंने कुछ लोअर लेवल ऑफिसर्स को पकड़ा, वो कर रहे हैं। वो तो ठीक है, उनके ऊपर कुछ असर तो पड़ेगा, कुछ डर लगेगी, लेकिन लीकेजेस फ्रॉम अबव वो भी चेक करना पड़ता है। पुलिस ने अदालत को बताया कि कोयला और ऊर्जा मंत्रालय से भी गोपनीय दस्तावेज चोरी छिपे हासिल किए जा रहे थे और इन्हें निजी कंपनियों और कंसल्टेंसी फर्म को बेचा जा रहा था। विशाल दैया के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। बात बिहार की राजनीति की करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि वरिष्ठ वामपंथी नेता गोविंद पानसरे का बीती रात मुंबई में एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें कोल्हापुर से शुक्रवार शाम एयर एम्बुलेंस से इलाज के लिए लाया गया था। पानसरे और उनकी पत्नी को 16 फरवरी को अज्ञात हमलावरों ने उस वक्त गोली मार दी थी जब वो सुबह की सैर पर निकले थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। 82 साल के सीपीआई नेता गोविंद पानसरे महाराष्ट्र में रोड टोल टैक्स के खिलाफ अभियान चला रहे थे। नीतीश कुमार रविवार को एक बार फिर बिहार की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी ने नीतीश को सरकार बनाने का न्योता दिया है। बीजेपी ने कहा कि मांझी को समर्थन देने के फैसले पर उसे कोई अफसोस नहीं है। दूसरे लोगों से एक तरह से गालियां हमको दी जाने लगी कि ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये जो महादलित के लोग हैं, ये लोग आक्रमण्य होता है, ये सुशासन नहीं चला सकता, विकास का काम नहीं कर सकता। इस्तीफा देने के बाद जीतन राम मांझी ने खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश किया जिसे कदम कदम पर प्रताड़ित किया गया, लेकिन ये भी साफ हो गया कि जीतन राम मांझी ने एक एक कदम बीजेपी की सलाह से उठाया।
जो बीजेपी जीतन राम मांझी और नीतीश के झगड़े को जनता दल यूनाइटेड का आंतरिक झगड़ा बताती रही, वो जीतन राम मांझी को महादलितों का मसीहा बताकर खुलकर उनके समर्थन में आ गई। अब ये बिल्कुल साफ है कि जीतन राम मांझी या बीजेपी को ये गलतफहमी कतई नहीं थी कि वो विधानसभा में विश्वास मत जीत पाएंगे, बल्कि ये पटकथा 6 महीने बाद नई सरकार की दावेदारी के लिए लिखी गई है। आज नीतीश कुमार जी के पास महादलित समाज का वोट नहीं है। कहते हैं ना, कृष्ण है लेकिन कृष्ण की सेना नहीं है। तो वो अगर ये सोच रहे हैं कि वो पूरी जो सेना है, जिस वोट पर वो इतराते थे, वो वोट आज उनके खिलाफ हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम जीतन राम मांझी को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि महादलित समाज को उन्होंने बनाया तो फिर हटाया क्यों? हटाने में क्यों? उनके सारे वही मंत्री थे जो नीतीश कुमार जी ने नाम दिए। उनके मंत्री उनका बात नहीं सुनते थे, महादलित कह के अपमान करते थे। तो बीजेपी साथ रही, हम न्याय के साथ खड़े हैं और उस समाज के साथ भी खड़े हैं। बिहार की राजनीति में महादलित वर्ग पैदा कर नीतीश कुमार ने नए सामाजिक समीकरण पैदा किए थे। आज उन्हीं पर आरोप है कि वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने महादलित को अपमानित किया है। हालांकि नीतीश कुमार कहते हैं कि बीजेपी की ये रणनीति बैकफायर करेगी। अनावश्यक जातीय कार्ड खेलने से कोई फायदा नहीं होता है। ये महादलित शब्द का इजाद भी मेरा ही किया हुआ है और हम समाज के सभी तबकों के प्रति कमिटेड है। बीजेपी बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को साथ लेकर कामयाबी का स्वाद चख चुकी है, लेकिन नीतीश, लालू और कांग्रेस के साथ आने पर बीजेपी की लड़ाई मुश्किल बन रही थी। ऐसे में बीजेपी को एक नए वोट बैंक की तलाश थी। जीतन राम मांझी को महादलितों का मसीहा बनाना बीजेपी की उसी रणनीति का हिस्सा है। बिहार में हुआ पूरा राजनीतिक ड्रामा अभी तक बीजेपी की लिखी पटकथा के अनुसार ही सामने आया है। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि मांझी का साथ देने से उसके साथ महादलित आ जाएंगे और विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में ऐसे सामाजिक समीकरण बनेंगे जिससे पार्टी को फायदा होना तय है। कैमरामैन सुधांशु भूषण के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में धरना देंगे। बजट सत्र के दौरान 25 फरवरी को कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा होने को कहा है। राहुल गांधी से एक दिन पहले समाजसेवी अन्ना हजारे भी अध्यादेश के खिलाफ जंतर मंतर पर ही 24 फरवरी को धरने पर बैठने जा रहे हैं। कांग्रेस ने अन्ना हजारे को अपने धरने में शामिल होने का न्योता दिया है। अन्ना हजारे एक निजी संगठन एकता परिषद के बैनर तले हरियाणा के पलवल से जंतर मंतर तक पदयात्रा कर रहे हैं। ये यात्रा 24 फरवरी को दिल्ली पहुंचेगी। इसी दौरान संसद का बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। कांग्रेस ने पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए अलग अलग अध्यादेशों का विरोध करने का फैसला किया था। कांग्रेस ने संगठन में बदलाव करते हुए 4 राज्यों में नए अल्पसंख्यक अध्यक्षों को नियुक्त किया है। खालिद इब्दुल्ला पश्चिम बंगाल, जीएस लंबाशा तमिलनाडु, एसके अब्दुल बारी ओडिशा और मिन्नतुल्लाह रहमानी बिहार के कांग्रेस अल्पसंख्यक बनाए गए हैं। गौरतलब है कि पार्टी ने राज्यों में भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये बदलाव किया है। इस बीच तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष EVKS इलांगोवन और पंजाब के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अश्विनी कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इलांगोवन ने तमिलनाडु के सियासी हालात और अश्विनी कुमार ने पंजाब के राजनीतिक हालात पर चर्चा की है। वहीं जम्मू कश्मीर में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। 11 सीटों में से 3 सीटें विधान परिषद के सदस्यों के विधायक बनने की वजह से खाली हुई हैं, जबकि 8 सीटों पर सदस्य रिटायर हो रहे हैं। सभी सीटों के लिए 12 फरवरी को अधिसूचना जारी हुई थी, जबकि 18 फरवरी तक नामांकन दाखिल किए गए। विधान परिषद के लिए 2 मार्च को वोटिंग होगी। इस बीच सूबे में नई सरकार के गठन को लेकर पीडीपी और बीजेपी में बातचीत का दौर जारी है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते दोनों पार्टियां सरकार गठन पर अंतिम फैसला ले सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के पिछड़ेपन के लिए संपर्क सुविधाओं की कमी को जिम्मेदार ठहराया है। अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर को ऑर्गेनिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को नाहरलागुन और नई दिल्ली के बीच पहली एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और इसके बाद नरेंद्र मोदी ने झारखंड में हजारीबाग कोडरमा रेल लाइन का भी उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में हर संभव मदद देने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि रेलवे और संचार सेवा को मजबूती देने से अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के बाकी हिस्सों में विकास और खुशहाली आएगी। रेलवे संपर्क के जरिए इस क्षेत्र में पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने अरुणाचल के नहाल लागुन से 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये कनेक्टिविटी जितनी बढ़ेगी उतनी इस क्षेत्र की ताकत राष्ट्र के विकास में काम आने वाली है। लोगों के लिए आने की सुविधा बढ़ेगी, लोग ट्रेनें भर भर करके आएंगे और यहां की खूबसूरत वादियां देखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने झारखंड में भी हजारीबाग कोडरमा रेल लाइन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार हर शहर को रेलवे लाइन से जोड़ना चाहती है, जिससे विकास की रफ्तार में और तेजी लाई जा सके। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि हजारीबाग कोडरमा लाइन को रांची तक जोड़ने के दूसरे चरण का काम जल्द पूरा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नागरिकता कानून संशोधन अध्यादेश की जगह लेने के लिए नागरिकता कानून संशोधन विधेयक सोमवार से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र में पेश किया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। ये संशोधन PIO यानी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड को एक करने से जुड़ा है। इन दोनों कार्ड के विलय के लिए प्रवासी भारतीय दिवस के पहले नागरिकता कानून 1955 में संशोधन का अध्यादेश जारी किया गया था। अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के लोगों के सामने PIO और OCI कार्ड को एक करने की घोषणा की थी। नरेंद्र मोदी ने PIO कार्डधारी लोगों को जीवन भर के लिए भारतीय वीजा देने का भी वादा किया था। नए कानून से ऐसे लोगों को स्थानीय पुलिस के सामने पेश होने से छूट भी मिलेगी। दिल्ली में ई-रिक्शा जल्द चलाने के लिए दिल्ली सरकार ने कवायद तेज कर दी है। दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री गोपाल राय ने बताया कि सोमवार से दिल्ली के सभी 13 जोनल ऑफिस में ई-रिक्शा चालकों के लाइसेंस बनाने के लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और इस कैंप के जरिए ई-रिक्शा चालक अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके साथ ही राज्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि ई-रिक्शा मॉडल्स के अप्रूवल में हो रही देरी का रास्ता भी जल्द साफ किया जाएगा। तटरक्षक बल ने एक वीडियो जारी किया है जिससे यह साबित होता है कि 31 दिसंबर को पाकिस्तानी नौका में विस्फोट उसमें सवार लोगों ने ही किया था। कोस्ट गार्ड के DIG BK लोशाली के उस बयान के बाद यह वीडियो जारी किया गया जिसमें दावा किया गया था कि तटरक्षक बल ने नौका को उड़ाया। इसके बाद लोशाली ने अपने बयान पर माफी मांगी, लेकिन कोस्ट गार्ड ने माफी को खारिज करते हुए उनके खिलाफ बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। लोशाली ने अपने बयान में कहा था कि उनके आदेश पर ही कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तानी नौका को उड़ा दिया था। और अब अहम खबर आम बजट से जुड़ी। आम बजट से जुड़ी विशेष खबरों की सीरीज में आज हम बात करेंगे सड़कों की। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय सड़कों के काम में ज्यादा वित्तीय आजादी चाहता है। मंत्रालय को भरोसा है कि इससे सड़कों के निर्माण में तेजी आएगी। I proposed investment in the National Highway Authority of India and the state roads of an amount of rupees 37,880 crore during the CFY. A target of National Highway construction of 8,500 crores will be achieved. वादे तो बड़े थे लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। 37,880 करोड़ रुपए का आवंटन था और मिले सिर्फ 15,000 करोड़ रुपए। इस कारण लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। आंकड़ों के मुताबिक जून से नवंबर 2014 तक हर दिन 8.04 किलोमीटर सड़क बनाई गई। दूसरी ओर 2012 में UPA 2 सरकार के दौरान यह आंकड़ा 15.7 किलोमीटर प्रतिदिन था। इस देरी के अनेक कारण हैं। Either you go the tedious route, which is that the service receiver, when he makes the payment to you for providing the services, he should simultaneously deposit the service tax with the service tax authorities. That would be the neatest method of doing it. इस बार सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से वसूले सड़क उपकरण पर 50% हिस्सा मांगा है। लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी मंत्रालय 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त मांग रहा है।
सरकार ने अब तक हर दिन 30 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य तय किया है। Now we have seen in the news reports that the finance minister has already announced that the increased amount due to increase in excise duty will be directly parked to the National Highway Authority of India. लंबित परियोजनाएं पूरी हुई तो ढांचागत क्षेत्र में रफ्तार तेज होगी। गौरतलब है कि सड़कों से 60% से अधिक माल ढुलाई होती है, जबकि 85% यात्री सड़कों से सफर करते हैं। राजकुमार राव, राज्यसभा टीवी। रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने कालाधन रखने वालों को कड़ी सजा देने की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा देने के लिए कानूनों को कारगर बनाकर लागू करना होगा। रघुराम राजन ने काले धन को संवेदनशील मसला बताते हुए कर चोरी को रोकने के लिए कड़ी सजा की वकालत भी की है। उन्होंने कहा कि मजबूत सरकारें हमेशा सही दिशा में बढ़ें, ये जरूरी नहीं होता। आरबीआई गवर्नर ने लाइसेंस परमिट राज से मुक्ति पाने के बाद अपीलीय राज के खतरों को लेकर भी आशंका जताई। रघुराम राजन ने गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही हैं। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद याद करेंगे अभिनेत्री नूतन को उनकी पुण्यतिथि। Hello and a very warm welcome to a brand new edition of World Panorama with me, Frank Pereira. Barack Obama has been elected on the basis that I will no longer take America into wars, and in fact quite the opposite, I will pull America out of wars. According to the Indian government, fishermen are not at fault. The US intervention in Iraq set the stage for exacerbation of these conflicts, and then the intervention in Syria. Watch World Panorama at these times on ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात स्वाइन फ्लू के कहर की। स्वाइन फ्लू से पिछले 2 दिन में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब तक इस बीमारी से 743 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि करीब 12,000 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से शुक्रवार को और 3 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही अब इस साल इस बीमारी से 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार के मुताबिक H1N1 वायरस के अब तक 2000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं स्वाइन फ्लू ने जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को 2 लोगों की जान ले ली, जिससे राज्य में मौत का आंकड़ा 4 तक पहुंच गया है। पंजाब में अब तक 29, जबकि हरियाणा में 20 लोगों की जान गई है। स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा 191 मौतें राजस्थान में हुई हैं। वहीं गुजरात में अब तक 176 लोग इस बीमारी के चलते दम तोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू से अब तक 83 लोग जान गंवा चुके हैं। तेलंगाना में 46 और मध्य प्रदेश में 81 लोग इस बीमारी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 24 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कुल 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आज हुई एक मौत से मरने वालों की संख्या 3 पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में स्वाइन फ्लू के करीब 12,000 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में H1N1 स्थिति की समीक्षा की। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, दवा माकूल है। पिछले 10 दिनों में हमारे सेक्रेटरी ने 4 बार सभी प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। सभी प्रदेशों ने अपने दवा की पोजीशन हमने कहा है कि किसी को भी दवा की कमी हो, इक्विपमेंट की कमी हो, वो हमें सूचित करे। केंद्र सरकार ने बीमारी से निपटने के लिए अतिरिक्त परीक्षण किट्स और ओसेल्टामिविर दवाओं के लिए ऑर्डर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीड़ित राज्यों से जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, टीकाकरण और इलाज के लिए दिशा निर्देश देने का निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और अब बात कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बांग्लादेश यात्रा से भारत के साथ लंबित मुद्दों के हल में तेजी आने की उम्मीद है। अपनी पहली यात्रा पर ढाका पहुंची ममता बनर्जी ने कहा है कि भूमि सीमा समझौते पर उन्हें अब कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने तीस्ता नदी जल बंटवारे के मसले को भी सुलझाने का भरोसा दिया। इन दोनों मुद्दों पर पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये की वजह से अमल नहीं हो पा रहा था। ममता बनर्जी शनिवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिलेगी, यानी आज उनकी शेख हसीना से मुलाकात होगी। वहीं मिस्र के हवाई हमलों से बौखलाए इस्लामिक स्टेट के आतंकियों ने शुक्रवार को लीबिया में कहर ढाया। आईएस ने पूर्वी शहर अल कुब्बा पर 3 आत्मघाती हमले किए। कार में विस्फोटक रखकर किए गए हमले में 42 लोगों की मौत हुई है और 70 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया पर जारी हथियारों की खरीद पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग को खारिज कर दिया। लीबिया ने मांग की थी कि इस्लामिक स्टेट की कार्रवाई को देखते हुए उन्हें हथियार दिए जाएं ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें। कुछ दिन पहले 21 लोगों का सिर कलम किए जाने का वीडियो जारी होने के बाद मिस्र ने लीबिया में आईएस के ठिकानों पर हमले किए थे। यूक्रेन संकट को आज 1 साल पूरा हो गया। इस दौरान यूक्रेन और रूस के बीच जारी तनाव में हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूरोपीय देशों के दबाव में हुआ मिन्स्क समझौता भी पूरी तरह लागू नहीं हो सका और पूर्वी यूक्रेन के कई शहरों में यूक्रेनी सेना और रूस समर्थित अलगाववादियों के बीच संघर्ष अब भी जारी है। मेडन स्क्वायर 1 साल पहले यानी 20 फरवरी को यूक्रेन एक बड़े आंदोलन का गवाह बना, लेकिन आंदोलन के दौरान हुई हिंसा ने यहां की तस्वीर बदल दी। साल भर बाद आज मेडन स्क्वायर पर जमा लोगों का मकसद बदल गया है। लोग यहां उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो रूस का विरोध करते हुए हिंसा का शिकार हुए। राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको ने जल्द ही देश के हालात बदलने का वादा किया। Аж ніяк не дамо, не допустимо внутрішнього фронту, над відкриттям якого дуже наполегливо працюють спецслужби сусідньої держави, сіючи страх. इस बीच यूक्रेन में लगातार बिगड़ते हालात पर जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने चिंता व्यक्त की है। ब्रिटेन ने यूक्रेन संकट के लिए रूस पर और अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। What we need to do now is to deliver the strongest possible message to Putin and to Russia that what has happened is unacceptable, that these ceasefires need to hold, and if they don't, there will be more consequences, more sanctions, more measures. लगातार हो रही गोलीबारी से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। मिन्स्क समझौता सिर्फ कागजों पर नजर आ रहा है। यूक्रेन में सिर्फ साल बदला है, हालात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अब बात क्रिकेट वर्ल्ड कप की। विश्व कप क्रिकेट में आज पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला चल रहा है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 310 रन बनाए। कैरेबियाई बल्लेबाज एडी रसल ने 17 गेंदों में तूफानी 42 रन बनाए। जवाब में 311 रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और उसके 3 बल्लेबाज बिना कोई खाता खोले आउट हो गए। 1 रन के कुल जमा स्कोर पर पाकिस्तान ने 4 विकेट गंवा दिए। Big Nick, big sound, yeah, playing down the wrong line, the feet not moving at all. Very static at the crease. फिलहाल ताजा स्कोर बता दें आपको, 21.3 ओवर खेले जा चुके हैं और 86 रन बना लिए हैं, जबकि 5 विकेट पाकिस्तान के खो चुके हैं। Oh, that's beautifully timed and placed. He looking for a pull shot of the second ball of his innings. Got rushed into playing that one, skied up in the air and an easy catch by Andrew Russell. He's in the game to the keeper. फिल्म अभिनेत्री नूतन की आज पुण्यतिथि है। नूतन को भारतीय सिनेमा की एक भावप्रवण अभिनेत्री के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म ऐसे परिवार में हुआ था जहां का माहौल पूरी तरह से फिल्मी था। उनकी मां शोभना समर्थ एक मशहूर अभिनेत्री थी। नूतन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1950 में फिल्म हमारी बेटी से की। फिल्म पेइंग गेस्ट के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। विमल रॉय की फिल्म बंदनी में उनके अभिनय के लिए नूतन को आज भी याद किया जाता है। आज ही के दिन 1991 में नूतन कैंसर से जिंदगी की जंग हार गई। आइए इस शानदार अदाकारा को एक संगीत में श्रद्धांजलि देते हैं। तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे
अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना से मोर। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहे श्याम रंग दे दे। छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। और आखिर में हेडलाइंस। मंत्रालय जासूसी मामले में 5 और बड़ी गिरफ्तारियां, पूछताछ जारी। आम बजट समेत कई मंत्रालयों से जुड़े दस्तावेज बरामद। आरबीआई गवर्नर का काले धन पर सख्त सजा पर जोर, कहा बनने चाहिए कारगर कानून, कर चोरी पर कड़े दंड की हिमायत। पाकिस्तानी बोट मामले में सामने आया नया वीडियो, बयान पर कायम कोस्ट गार्ड, लोशाली के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश। सीपीआई नेता गोविंद पानसरे का मुंबई में निधन, सोमवार को कोल्हापुर में हुआ था जानलेवा हमला, कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। वेस्टइंडीज के आगे लड़खड़ाई पाकिस्तान की पारी, 87 पर गंवाए 5 विकेट, जीत के लिए 311 रनों की दरकार।